रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही हम बोलते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन जो है केवल इस आर डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से आ जाता है कि आर डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करिए, समझाइए। ठीक है, तो अगर हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले तो ये हमें देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या चीज। ठीक है, दूसरा सबसे पहले किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट था हर्बर्ट बोयर करके। ठीक है, हर्बर्ट बोयर, ये ध्यान रखना है हमें, नाम थोड़ा सा याद रहे तो अच्छी बात है। हर्बर्ट बोयर करके एक साइंटिस्ट है, और इनके साथ साथ में एक और साइंटिस्ट है स्टेनली स्टेनली कोहेन स्टेनली कोहेन। इन दोनों ने एक साथ एक जगह मिलकर ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। अब देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं शॉर्ट में, फिर हम इसको आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम के हिसाब से, और एक एक पॉइंट के हिसाब से इसको हम आगे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि हमारे पास में क्या होता है। रिकम्बिनेंट का मतलब है कि रिकम्बाइन करना। रिकम्बाइन किसको करेंगे हम, डीएनए को। डीएनए टेक्नोलॉजी है तो डीएनए को रिकम्बाइन करना है, तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो डीएनए का होगा, तो डीएनए को हमें जोड़ना है। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास में यहाँ पर डीएनए है। ठीक है, एक डीएनए है ये हमारा, और एक और हमारे पास में डीएनए है, ऐसे दो डीएनए है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है इसको हम बोलेंगे डिजायर डीएनए। कौन सा डीएनए बोलेंगे, डिजायर डीएनए। ठीक है, या इंसर्ट डीएनए, क्योंकि हमें इस डीएनए की रिक्वायरमेंट है तो इसको हम बोलेंगे इंसर्ट डीएनए। ठीक है, दूसरा डीएनए जिसके साथ हम इस डीएनए को जोड़ेंगे उसे कहेंगे हम वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, वेक्टर। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है आपके पास में। ठीक है, और इस प्लांट के पास में कोई ऐसा, इस प्लांट के डीएनए में कोई ऐसा जीन है जो कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वो जो प्रोटीन है वो किसी मनुष्य के काम आती है, किसी दवाई बनाने में या किसी और काम में आती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस प्लांट के पास में ऐसा डीएनए है, और वो डीएनए के पास में वो डीएनए कोई एक्स प्रकार की क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हमें इस एक्स प्रोटीन को इस डीएनए से आइसोलेट करने के लिए, ठीक है, इस डीएनए से आइसोलेट करने के लिए, इस प्लांट से आइसोलेट करने के लिए हमें इस एक्स प्रोटीन को, इस प्लांट को काटना पड़ेगा। काटने के बाद में इसका एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, और उस सॉरी उस एक्सट्रैक्ट से हमें वो प्रोटीन आइसोलेट करनी पड़ेगी। यही बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट्स को काट देंगे, या फिर हमें इनकी खेती जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट को ना काट कर इसका जो जीन है, जो वो प्रोटीन बनाता है, उस जीन को आइसोलेट कर ले, और उसे आइसोलेट करके किसी वेक्टर के थ्रू जोड़कर उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दें, तो हम लेबोरेटरी में भी वही प्रोटीन को बना सकते हैं। यही इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेन मोटो होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो अब मान लेते हैं कि हमारा ये प्लांट है, इस प्लांट से जो हमने डीएनए आइसोलेट किया, उस डीएनए, जो डीएनए का वो भाग या वो जीन जो क्या करता है, एक्स प्रोटीन बनाता है, तो हमारे पास वो जो जीन है वो है आपका डिजायर डीएनए। समझ में आ गया, यानी कि प्लांट का डीएनए है जो डिजायर डीएनए। ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर के साथ हमें इसको जोड़ना है, इस वेक्टर के साथ हमें इस प्रोटीन को, जो प्रोटीन वाले जीन को जोड़ना है। ठीक है, डीएनए है और इस डीएनए में जीन है, इस वाले जीन को, इस सेगमेंट को, डीएनए के भाग को या इसके खंड को हमें इसके साथ में क्या करना है, लाइगेट करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें पहले इनको काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए हम हमारे पास होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आपको पता होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो काटने का काम करता है, तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे दोनों के अंदर, ठीक है, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब होगी, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो डीएनए आइसोलेट किया है वो इसके अंदर डिजायर्ड डीएनए ले लेंगे हम, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पर वेक्टर डीएनए। ठीक है, पूरा प्रोसेस है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और वही हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो हमने ये डिजायर डीएनए इसके अंदर डाल दिया, और ये वेक्टर का डीएनए भी इसके अंदर डाल दिया। वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास वेक्टर में प्लाज्मिड हो सकता है,
ठीक है। प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट का क्रोमोसोम हो सकता है, ह्यूमन का क्रोमोसोम होता है, कोई भी चीज ले लीजिए आप, या फिर कोई आर्टिफिशियल वेक्टर ले लीजिए, तो जो बनाए जाएंगे आगे पढ़ेंगे हम कैसे बनेंगे, वो सब क्या होंगे, आपके प्लाज्मिड होंगे। बात समझ में आ गई। अब हमने जब इसको काटेंगे तो ये खंडों में टूट जाएगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या करेगा, खंडों में तोड़ देगा, इस तरह से खंडों में तोड़ देगा, ठीक है। और इस वेक्टर को भी ये दो भागों में तोड़ देगा, ऐसे इस तरह के दो खंड बना देगा। अब मान लेते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसमें ये वाला जीन है, और इस वाले जीन को हमें इसके साथ में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए को इसके साथ जोड़ने के लिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए हमें इसके अंदर चाहिएगा लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए भाई, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब जो लाइगेज एंजाइम से हम इस डीएनए को यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो ये जो हमारा डीएनए बनेगा इसको बोलेंगे हम आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। इस डीएनए को क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए या आर डीएनए बोलेंगे। समझ में आ गई बात। अब ये जो आर डीएनए है, इस आर डीएनए को हम ले जाएंगे किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। जो होस्ट सेल होगी हमारी, वो या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई प्लांट सेल हो सकती है, या एनिमल सेल होती है, ठीक है। तो इस होस्ट सेल के अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि प्लाज्मिड पाया जाता है, ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर पहले से प्लाज्मिड उपस्थित होता है, तो ये प्लाज्मिड को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर हम प्लाज्मिड लेंगे तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा ये आरडीएनए वाला प्लाज्मिड चला जाएगा, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में हम किसको ले, प्लाज्मिड को ले ले, प्लाज्मिड को ले ले तो ये क्या होगा, आरडीएनए की फॉर्म में यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन जब ये मल्टीप्लीकेशन करेगा तो यहाँ पर ये जो डीएनए होगा ये भी रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट होगा तो इससे रिलेटेड जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, वो भी बनाएगा। वो जो भी एंजाइम बनाएगा वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में, पेट्री प्लेट के ऊपर, या आपने अगर इसको लिक्विड मीडियम पर लिया हुआ है तो लिक्विड मीडियम के अंदर आ जाएंगे, और वहां से हम इसको आइसोलेट कर लेंगे उस एक्स एंजाइम, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें फायदा दिलाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। आगे इसमें चेंजेज आते रहेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, दोनों चीज आपको बता दी है, ठीक है। कैसे करना है ये प्रोसेस भी हमने देख लिया है यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसके हम कुछ भाग कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कुछ सेक्शंस के अंदर, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। पहले हमारे पास डिजायर डीएनए, टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, कौन सा किसको हम डिजायर डीएनए बोल रहे हैं या इंसर्ट डीएनए बोल रहे हैं। इंसर्ट डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं वेक्टर के अंदर, ठीक है ना। वेक्टर यानी वाहक, वाहक वाहक जो होता है वो किसी भी चीज को लेकर जाने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रकार का व्हीकल होता है ना, व्हीकल होता है। जिस तरह से बस होती है, बस क्या करती है, किसी व्यक्ति को बिठाकर और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो ये काम वेक्टर करता है यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वाहक बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब काम किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहाँ किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब हम काटते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डीएनए कौन सा है, डीएनए का वो जो सेगमेंट है वो कौन सा है जिसके पास वो जीन है, उस पर्टिकुलर जीन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास में कि वो सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है। जब आप इसको इसके साथ इंसर्ट करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो ही जाए, तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट लगाने पड़ते हैं कि वास्तव में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अभी तो आप और भी समझिए कि हमारे पास डिजायर डीएनए उसको कहेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है या जिसका हमें इस्तेमाल करना है, वो डिजायर डीएनए हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास में वेक्टर, ठीक है। दोनों को हमने एक ही एंजाइम से काटेंगे, एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पर काटना है, ये चीज ध्यान रखनी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो दोनों को काटने वाला सेम एंजाइम होगा, ताकि दोनों के जो कट होंगे वो समान समान प्रकार के लगेंगे, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम काटते हैं तो अलग अलग प्रकार के कट बनते हैं, जैसे कि ब्लंट एंड बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं, वो बता देंगे आगे चलते हुए धीरे धीरे, ठीक है। सारी कहानी यहाँ नहीं बताएंगे आपको, चिंता मत करिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगेंगे, कट लगाने के बाद हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमें लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होगी, तो दो एंजाइम हो गए हमारे। और इसके बाद में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, किसी बैक्टीरिया की सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर। होस्ट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, फंगस हो सकता है, ठीक है, एल्गा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के अंदर भी, जहां पर वो सर्वाइव कर सके, ये जो डीएनए है ये काम कर सके, अपने आप को सर्वाइव करा सके, ठीक है। तो उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे और वहां पर फिर ये क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, और उस प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। और ये काम हम बड़े बड़े फर्मेंटरों के अंदर या बायोरिएक्टर्स के अंदर करते हैं,
ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोसीजर है इसका, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट प्रोसीजर। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप जो है वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं बेसिक स्टेप की, कौन कौन से स्टेप जो है हमें यहाँ पर पढ़ने हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा डिजायर्ड डीएनए उसको आइसोलेट करना है, ठीक है ना, उसको हमें आइसोलेट करना है। तो पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा डिजायर्ड डीएनए है किसके पास। तो सबसे पहले तो हम करेंगे सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन भाई ये फला प्लांट है और इस प्लांट से हमें ये प्रोटीन निकालनी है, तो सिलेक्शन। फिर उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में हम उसका करेंगे आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये हम कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। प्लांट लिया हमने, उस प्लांट को सेलेक्ट किया कि इस प्लांट के अंदर या इस एनिमल के अंदर या फिर इस बैक्टीरिया के अंदर ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, वहां से उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में उसको हम कर लेंगे आइसोलेट, डीएनए को हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब हमें उस डीएनए को लेके जाना है, तो लेके जाने के लिए हमें चाहिए वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। तो उस वेक्टर को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा डीएनए को लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं है कि सारे प्लाज्मिड आपके डीएनए को लेके जाएंगे ना, कुछ चेंजेज आते हैं, तो उसके हिसाब से हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, क्लोन करेंगे इसको हम, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तीसरा स्टेप रहेगा कि हम इस वेक्टर के अंदर इस आइसोलेटेड डीएनए को क्या करा दें, जोड़ दें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इंसर्ट, डीएनए इंसर्ट into vector to form rDNA, to form rDNA। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, rDNA बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, rDNA बन जाएगा। बात समझ में आएगी। और नंबर 4 जो rDNA है उसको हमें ट्रांसफर करना है किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो rDNA का हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, इनटू होस्ट, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये देखेंगे कि ये ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम उसको करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ये ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, इसका हमें क्या करना है जी, सिलेक्शन करना है, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आ सके। तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया ये, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमने किया आइसोलेशन, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम सिलेक्शन करेंगे सुटेबल वेक्टर का कि किस वेक्टर के अंदर आप जो है इसको जो है क्लोन करना चाहते हैं, उस वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में हम डीएनए इंसर्ट को देखेंगे, ठीक है, कि हमारा डीएनए इंसर्ट इसके साथ में अटैच होता है या नहीं होता। तो पहले अटैच कराएंगे और फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल के अंदर। फिर होस्ट सेल में जाने के बाद हमें देखेंगे कि वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब गया है या नहीं गया है। अगर नहीं गया है तो दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन करवाएंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम चलता रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट, कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 बात कर लेते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट, डीएनए इंसर्ट, ठीक है। ये डीएनए इंसर्ट वही है हमारा जिसको हम बोलेंगे डिजायर डीएनए, ठीक है, डिजायर डीएनए बोल दो आप इसको, या इसको बोल दो आप डीएनए इंसर्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारा डीएनए उसके कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमें शो करवाने हैं, जो कैरेक्टर को हमें
आगे एक्सप्रेस करवाना है उसको करना है सेलेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट, इसके लिए हमें मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ये जो डीएनए है वो सेगमेंट जो है जिसके पास में हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर है वो कौन सा है। ठीक है, तो सेलेक्ट डीएनए सेगमेंट ऑफ डिजायर कैरेक्टर। डिजायर कैरेक्टर, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो डिजायर कैरेक्टर वाला डीएनए सेगमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसको करेंगे हम आइसोलेट। आइसोलेशन कर लिया हमने, उसको पृथक कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा कैसे करेंगे, देखो हमारे पास में यहाँ पर एक कोई भी जीव है, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखे, इसको हम ऑर्गेनिज्म बना देते हैं ना, इसको हम बना देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ जाएगी हमें कि ये हमारे पास में एक ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ये प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है ना। प्लांट ले लें हम यहाँ पर, या फिर क्या ले लें, एनिमल ले लें, नो प्रॉब्लम, ये हमने ले लिया। ये लेने के बाद में हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसमें से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे हम डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लेंगे हम। ठीक है, अब डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा डीएनए आइसोलेट हो चुका है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये डीएनए हमारा आइसोलेट हो गया। अब इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको काट देंगे। ठीक है, जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटेंगे तो इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, इसके फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट बनेंगे यही हमारा क्या होगा, टारगेट डीएनए होगा। फॉरेन डीएनए बोल दो इसको, टारगेट डीएनए बोल दो, डिजायर डीएनए बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये फ्रेगमेंट जो बनेंगे ये फ्रेगमेंट हो जाएंगे हमारे इस तरह के फ्रेगमेंट। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि एक तो हमने बोल दिया डीएनए इंसर्ट बोल दिया इसको, एक बोल दिया हमने डिजायर डीएनए। ठीक है, और कुछ नाम में यहाँ लिख देता हूँ, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए बोल देंगे इसको हम। ठीक है, इसके लिए हम इसको बोल देते हैं टारगेट डीएनए भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट भी होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं टारगेट डीएनए। ठीक है, कुछ भी नाम से इसको बोला जा सकता है, डीएनए इंसर्ट, डिजायर डीएनए, फॉरेन डीएनए, टारगेट डीएनए, ये सब डीएनए हो। ठीक है, तो ये कर लिया हमने सिलेक्शन। अब हमारे पास आ गए फ्रेगमेंट। कैसे करेंगे, तो कैसे करने का प्रोसीजर भी है, प्रोसीजर तो ये हो गया, होता कैसे है, अगर आप लेबोरेटरी के स्तर पर देखेंगे तो हमारे पास इस तरह से अपेंड्रॉफ ट्यूब होती है। ठीक है, एक अपेंड्रॉफ ट्यूब होती है इस तरह की, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए हम आइसोलेट करते हैं वो डीएनए इसके अंदर पड़ा होता है हमारा, और इस डीएनए के अंदर हम यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इनका क्या सिस्टम होता है कि पर्टिकुलर बेस पर, ठीक है, कट लगाते हैं। जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर लगाते हैं, जी और ए के बीच में कट लगाते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो 1000 बेस पेयर दूर जाकर कट लगाते हैं, कुछ वहीं पर कट लगा देते हैं। तो इस तरह से इनका अलग अलग सिस्टम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब हम पढ़ेंगे बात करेंगे इसके बारे में, तो अलग अलग तरह का सिस्टम होता है अलग अलग प्रकार के एंजाइम का। तो जिस प्रकार का एंजाइम हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेम उसी प्रकार का एंजाइम हम वेक्टर को काटने में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है कि वेक्टर के पास काटने के लिए वो साइट्स है या नहीं है। अगर वो साइट्स अवेलेबल है वहां पर, तो फिर हमें इसकी उस जो जिस तरह की साइट वेक्टर के पास अवेलेबल होती है उसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोनों एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काटा, तो काटने के बाद में इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे फ्रेगमेंट बन जाएगा। अब इन फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर लेंगे। जो भी हमारा पर्टिकुलर जो सेगमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इस सेगमेंट को यहाँ से हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल ऑर्गेनिज्म, क्लोनिंग वेक्टर्स। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का जो सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर है उसका हमें करना है सिलेक्शन। ठीक है, तो भाई हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है, सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है उसका हमें करना पड़ेगा सिलेक्शन। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये देखना होगा कि उस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं इसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं।
तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं आपके प्लाज्मिड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड क्या होता है ये भी हम देखेंगे, अभी बता देते हैं आपको। और दूसरा जो वेक्टर होता है वो होता है हमारा बैक्टीरियोफाज। ठीक है, या आप बैक्टीरियोफेज बोल दो, बैक्टीरियोफाज बोल दो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ लोग फाज बोलते हैं इसको, कुछ फेज बोलते हैं। प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में दो तरह के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक जो उसका खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है, जो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंबाइन कराता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है उसके पास में। तो ये जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है इसे ही कहा जाता है प्लाज्मिड। एक तो उसका खुद का जीनोम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड होता है, इसके पास क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम की जगह पर यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है। मतलब जिस तरह से हमारे पास में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी प्रकार से इसके पास में न्यूक्लियस ना होकर, केंद्रक ना होकर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, जो कि इंसिपिएंट होता है सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, मतलब उसके अंदर पड़ा रहता है। और उसके अलावा एक और कुछ छोटे छोटे से सर्कुलर डीएनए पड़े रहते हैं जिनको कहा जाता है प्लाज्मिड। बात समझ में आ गई? तो ये प्लाज्मिड होता है। इसी तरह बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियोफेज इस तरह से एक वायरस होते हैं, और ये वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं और केवल डीएनए को बैक्टीरिया की सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, जो कि बैक्टीरियोफेज है, या बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है, तब ये इसके ऊपर जब आक्रमण करेगा तो इसके डीएनए को इसके अंदर ये इंसर्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरियोफेज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ले जाना हमें बैक्टीरिया के अंदर है लास्टली। और दूसरा आपका प्लाज्मिड की फॉर्म में भी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अवेलेबल होता है। तो सबसे ज्यादा जो क्लोनिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर की फॉर्म में, वो किया जाता है आपका बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इस प्लाज्मिड के पास में क्या होना चाहिए, क्या होता है ऐसा कि इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्या होता है जी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसकी क्वालिटी होती है कि सेल्फ रेप्लिकेट हो। क्योंकि जब हम इसको बैक्टीरिया की सेल के अंदर डालेंगे ना, तो जब बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ साथ इसका भी रेप्लिकेशन होना जरूरी है। जब भी तो उसकी क्लोन बनेंगी, कॉपी बनेगी, बहुत सारी कॉपी बनेगी, तो बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसके पास में सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन होना चाहिए या सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट होनी चाहिए। आगे देखेंगे अब कैसे होती है, क्या होता है। तो पहले ये बात समझ लो, सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। रेप्लिकेशन जो होता है उसमें एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके पास में ये जो वेक्टर है, इसके पास में इंसर्शन साइट होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर एक वेक्टर का डायग्राम बना ही देता हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। जैसे कि ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर के पास में यहाँ पर जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइट होगी उसको हम बोलेंगे ओराई। क्या बोलेंगे जी उसको, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। या कभी कभी आपको दिखाई देगा ओरिजिन ऑफ ई लिखा होगा या सी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है ओराई में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा, मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू करेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। दूसरी चीज इसके पास में इंसर्ट साइट होनी चाहिए या रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, क्योंकि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटेंगे। जहां से हम काटेंगे उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग प्रकार के एंजाइम के अनुसार होती है, जैसे कि एंडोन्यूक्लियस की इको R1 एंडोन्यूक्लियस है, BAMH1 है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होंगे हमारे। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, दो तरह के एंजाइम होते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसी हिसाब से यहाँ पर साइट्स होंगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यहाँ पर कट लगाएंगे हम। ठीक है, जब कट लगाएंगे तो इसी के अंदर जाके डीएनए हमारा इंसर्ट होगा, जो हमने डिजायर डीएनए हमारा, जो भी हम टारगेट डीएनए बनाया है, उस डीएनए को हमें यहाँ पर इस रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर ही डालना है पड़ेगा। ठीक है, कोई कट यहीं पर लगेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको, इसके पास में इंसर्शन इंसर्शन या फिर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट इसके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज है इसके पास में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेलेक्टेबल मार्कर। जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं। ऐसे किसी में एक हो सकते हैं, किसी में दो हो सकते हैं। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट भी मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो टेट्रासाइक्लिन जीन है। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा।
एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन, ऐसे छोट में लिखते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये जो जीन होंगे यहाँ पर अवेलेबल, ये क्या करेंगे, ये मार्कर का काम करेंगे। मार्कर का काम कैसे करेंगे कि जब हम मान लो यहाँ पर हमने हमारा डीएनए जो है वो इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें दो पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं हम इसको, इस तरह से दो डीएनए सेगमेंट होते हैं। एक वाला जो पोर्शन होता है, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इस अंदर वाले पोर्शन में यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है मान लेते हैं लगाया हुआ, ठीक है। अब ये रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्शन साइट है। हमने काटा इसको, इस वाले सेगमेंट को काटा, काट कर यहाँ पर हमने दूसरा डी सेगमेंट हमारा जोड़ दिया। तो ये जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है ना, ये क्या हो गया, बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी जगह पर यहाँ पर दूसरा डिजायर डीएनए हमारा ये आ गया। डिजायर डीएनए मान लो यहाँ पर हमने ये रख दिया इसके अंदर, ठीक है जी, समझ में आ गई बात, ये रख दिया हमने। तो इसका मतलब है कि इस साइट पर, इस जगह पर ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन काम करना बंद कर देगा। जब अगर हम जिसके पास में ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन काम कर रहा है, दो तरह के हो गए, एक में तो फंक्शन कर रहा है और एक में फंक्शन नहीं कर रहा है, दो तरह के हमारे प्लाज्मिड हो गए, क्योंकि हमने डाला, जिसमें गया उसमें तो फंक्शन करेगा और जिसमें नहीं गया उसमें फंक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस बैक्टीरिया को इस पेट्री प्लेट के ऊपर उगाएंगे, यहाँ पर पेट्री प्लेट के ऊपर, तो इसके अंदर वही बैक्टीरिया उगेंगे जिनके पास में ये जीन नहीं होगा, ठीक है ना। वो क्यों 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 उगेंगे, वो सॉरी, जिनके पास ये जीन होगा वही उगेंगे, और जिसके पास ये जीन नहीं होगा वो नहीं उगेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर एम्पिसिलिन डाल देंगे, इसे मीडिया के अंदर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल देंगे। तो जिस बैक्टीरिया के पास में एम्पिसिलिन होगा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगा, वो तो इसके ऊपर ग्रो हो जाएगा। जिसके पास नहीं होगा, मतलब जिसका खत्म हो गया, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से हम पहचान लेंगे। दूसरा, कलर प्रोडक्शन के जीन भी होते हैं, फ्लोरोसेंट जीन होते हैं, अलग अलग तरह के जीन जो है हम मार्कर जीन के फॉर्म में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी चीज क्या होती है यहाँ पर, सेलेक्टेबल मार्कर। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए हमारे सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ठीक है। तो ये इसके होने चाहिए हमारे पास में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई होगी। अब कोई ज़्यादा खास कहानी है नहीं इसकी। नेक्स्ट तीसरी चीज हमें चाहिए, अब हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है मतलब कि दोनों को जोड़ना है हमें, ठीक है ना। क्या करवाना है हमें, इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन मतलब आपस में मिलाना है उनको, पहचान करवानी है उनकी। इंट्रोडक्शन टू डीएनए इंसर्ट। डीएनए इंसर्ट, जो हमारा डिजायर डीएनए उसको हम डीएनए इंसर्ट बोल रहे हैं, ठीक है। जो डिजायर डीएनए हमारा उसको क्या बोल रहे हैं हम, डीएनए इंसर्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना, डीएनए इंसर्ट, ठीक है जी। डीएनए इंसर्ट किस में डालना है, इनटू वेक्टर, किसके अंदर डालना है, वेक्टर के अंदर, ठीक है। जो वेक्टर अभी हमने बनाया उसके पास में जो है क्या होनी चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, मार्कर जीन होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, वो उसके पास होना चाहिए। और दूसरा हमारा इंसर्ट डीएनए, दो चीजें हमारे पास में। अब हमने क्या किया था कि देखो, पिछली बार हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर काम किया था ऐसा ना, टेस्ट ट्यूब थी, या आप मान सकते हैं अपेंड्रोफ थी, इसके अंदर हमने लिया। इसी प्रकार से हम जो हमारा वेक्टर होगा उसको भी हम किसी अपेंड्रोफ ट्यूब के अंदर या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा ये डिजायर डीएनए के सेगमेंट है, सॉरी सेगमेंट बनाने हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से हमारा ये यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए। अब इन दोनों को हमें क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है, एक दूसरे को आपस में जुड़वाना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम, ये हमारा टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए बोल दो या इंसर्ट डीएनए बोल दो, एक ही बार है। और ये हमारा वेक्टर डीएनए है। कौन सा डीएनए है जी, वेक्टर डीएनए, ठीक है। अब इन दोनों को हम नेक्स्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, यहाँ पर मिक्स कर देंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा लाइगेशन। क्या होगा प्रोसीजर, लाइगेज, लाइगेज एंजाइम इसके अंदर हम डालेंगे। तो जब हम लाइगेज एंजाइम डालेंगे तो यहाँ पर लाइगेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइगेशन। और लाइगेशन से जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए और जो हमारा इंसर्ट डीएनए वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और इस डीएनए को हम बोलेंगे आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंसर्ट, इंट्रोडक्शन टू डीएनए इंसर्ट इनटू वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर के अंदर ये चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा काम करना है हमें। नंबर 4 आ जाते हैं हम। फोर्थ जो हमारा तरीका होगा वो होगा आर डीएनए मॉलिक्यूल को हमें सुटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। जो हमारा आर डीएनए बन गया, ठीक है। तो आर डीएनए मॉलिक्यूल इज
इंट्रोड्यूस टू इज इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस इनटू सुटेबल होस्ट, इंट्रोड्यूस इनटू ए सुटेबल होस्ट। ठीक है, सुटेबल होस्ट के अंदर हमें इसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, ट्रांसफर करवाना है। ये ट्रांसफर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आरडीएनए मॉलिक्यूल को हमें क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, या क्या करवाना है जी, यहाँ पर ट्रांसफर करवाना है। ठीक है ना, ये हम यहाँ से करवा देंगे। ठीक है जी, चलिए तो देखिए कि जब हम किसी होस्ट के अंदर हमारे आरडीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे तो उसके कुछ तरीके होंगे, उन तरीकों से ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके, जैसे कि पहला तरीका है हमारे पास में इलेक्ट्रोपोरेशन। पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, ये पहला तरीका होगा, इसके थ्रू हम डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पर हम जब कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, उस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के साथ साथ जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसके साथ हम इसको बाइंड कर देते हैं डीएनए को, और वो एंटर कर जाता है। अभी बताते हैं किस तरह से। तीसरा तरीका होगा हमारा यहाँ पर कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और चौथा तरीका होगा माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, और पांचवा तरीका होगा इसके अंदर हमारा हीट शॉक, हीट और कोल्ड का शॉक। ठीक है ना, मतलब हॉट और कोल्ड, हीट मान लो इसको, हीट एंड कोल्ड शॉक। ठीक है, ये हम यहाँ पर देंगे तो आपका ये जो सिस्टम है ये काम करेगा। कैसे करेगा काम, ये देखने के लिए हमें देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि ये मान लो हमने यहाँ पर हमारा टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर यह डीएनए को भर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि बैक्टीरिया को एक इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये बैक्टीरिया का सॉल्यूशन है और इसमें बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, और इसको हमने इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और इस डीएनए को हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इस मीडिया के अंदर। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन का जो शॉक देंगे, इलेक्ट्रोड का शॉक देंगे, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगी बैक्टीरिया की वो पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, उसमें पोलरिटी आ जाएगी। पोलरिटी आने से क्या होगा कि उसके अंदर जो मेम्ब्रेन के जो पोर होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और मेम्ब्रेन के पोर होने के बाद में जो डीएनए हमारा है, जो इंसर्टेड डीएनए है जो वेक्टर के साथ है, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रोपोरेशन का। कैल्शियम क्लोराइड का कैसे करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में जो हमारा ये जो डीएनए है, इंसर्टेड डीएनए, इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ में मिला देते हैं, और मिलाकर जो मीडिया होता है उस मीडिया के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बैक्टीरिया अपटेक करता है, और अपटेक करने के साथ साथ उसके अंदर ये चला जाता है। कॉन्जुगेशन जो होता है ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है बैक्टीरिया का, कॉन्जुगेशन के थ्रू वो इसको अपटेक कर लेता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है और वो अपटेक कर लेता है। माइक्रो इंजेक्शन जो होता है उसमें एक सिरिंज नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, और जो डीएनए होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह हीट एंड शॉक, जो कोल्ड होता है, कोल्ड का शॉक देते हैं। जब हम उसको हीट देते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को जब हम यहाँ पर हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रसार करेगी, मतलब फैलेगी, और फैलने से इसके अंदर जो है पोर जो होंगे वो खुल जाएंगे। और जैसे ही हम उसको वापस से कोल्ड में लेके आएंगे, कोल्ड शॉक देंगे, तो ये वापस से सिकुड़ जाएगा बैक्टीरिया, और जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट करा दिया जाएगा। तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, हम डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, इनमें से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आगे बात, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है डीएनए को ट्रांसफर करने का, इलेक्ट्रोपोरेशन, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, कॉन्जुगेशन के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, हीट और कोल्ड के शॉक द्वारा, कैसे भी आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन कर देते हैं इसका, नंबर 5 सिलेक्शन करते हैं कि गया या नहीं गया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। जिस होस्ट सेल के अंदर हमने उस डीएनए को डाला है, उस होस्ट सेल का हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल का सिलेक्शन करना है कि किसके अंदर वो गया है या नहीं गया। ऐसा तो होगा ही नहीं कि सभी के अंदर चला जाएगा। देखो हमारे पास था आरडीएनए, आरडीएनए को हमने क्या किया जी, ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर किस में किया हमने, होस्ट के अंदर। ठीक है,
तो होस्ट के अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो दो तरह की पोजीशन हमारी बनेगी, एक जिसके अंदर नहीं गया, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और दूसरी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी जिसके अंदर चला गया, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है, जिसके अंदर चला गया। एक के अंदर जाएगा भी सही, भाई सभी के अंदर तो जाने की संभावना है ही नहीं, ये सभी जितने भी आपने बैक्टीरिया लिया है सभी के अंदर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सको, ऐसा तो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ सेल के अंदर जाएगा, कुछ के अंदर नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, जिससे किसी सेल के अंदर तो हुआ होगा, किसी सेल के अंदर नहीं होगा, तो इस जो हुआ है उस सेल को हम क्या करेंगे, इस सेल के पास में, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के पास में क्या था, मार्कर जीन था, ठीक है, उस प्लाज्मिड के पास क्या था, मार्कर जीन था, और मार्कर जीन को या तो हम स्टॉप कर देंगे या उसको हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। दो तरीके करेंगे, यहाँ पर दो तरीके फॉलो करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी मीडिया के अंदर उगा देंगे। जो मीडिया होगा उस मीडिया में हम कोई सी भी जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो होंगी उनको हम दे देंगे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर, मतलब वो इस मीडिया के अंदर हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे, जिस भी प्रकार का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उसका अवेलेबल था वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मीडिया होगा, इस मीडिया के अंदर हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाकर हम इसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगी, देखो ये मीडिया है जिसमें एंटीबायोटिक है, और यहाँ पर जो हमारी सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, दो तरीके फॉलो करते हैं। या तो आप ये ध्यान रखो कि जो आपका मार्कर जीन है वो मार्कर जीन एक्टिव हो। दो तरह की पोजीशन हो सकती है यहाँ पर, जब आप डीएनए को इंसर्ट करते हो प्लाज्मिड के अंदर। एक पोजीशन ये हो सकती है कि इसके अंदर आपका जो मार्कर जीन है, जैसे यहाँ पर मार्कर जीन है, ठीक है, तो ये मार्कर जीन, यहाँ पर एक मार्कर जीन है, इस तरह से दो मार्कर जीन है अपने पास में। या तो आप इस मार्कर जीन को एक्टिव करवा सकते हो ट्रांसफर करते समय, या आप इसको इनएक्टिव करवा सकते हो, ठीक है। दोनों ही पोजीशन यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। अगर मान लो आपने मार्कर जीन को एक्टिव करवा दिया तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है यहाँ पर ग्रो कर जाएगी। ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्रो कर जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो करेगी, ठीक है। अगर आपने इसको इनएक्टिव कर दिया है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो नहीं करेगी। अगर इनएक्टिव पोजीशन में आपका मार्कर जीन, तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल यहाँ पर क्या होगी, ग्रो नहीं करेगी। ग्रो नहीं करेगी तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म्ड सेल नॉट ग्रो, है ना, नॉट ग्रो। तो अगर ग्रो नहीं करेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये जितनी भी सेल है इनके पास में वो हमारा जीन है ही नहीं, ठीक है ना, डिजायर्ड डीएनए हमारा नहीं है। लेकिन जो सेल अगर आप एक्टिव करवाते हो उस जीन को, तो एक्टिव करवाओगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो ग्रो हो जाएगी, और यहाँ से हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, रेप्लिका मेथड ले सकते हैं हम, ठीक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके होंगे जिससे हम यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन करवाएं, ठीक है। अब सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए हमारे पास में ये ट्रांसफॉर्म सेल आ गए। अब इस ट्रांसफॉर्म सेल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन करवाना है और इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट इनटू होस्ट सेल, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया जी, यह हमारे पास में मीडिया के अंदर आ गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। और इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस में हमारा डीएनए है या नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 2 कॉलोनी है, यहाँ पर 3 कॉलोनी है, इनके अंदर हमारा डीएनए है जो हमने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कलर प्रोडक्शन भी हो सकता है, कलर प्रोडक्शन भी एज ए मार्कर जीन हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, दूसरे मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा मीडिया होगा उसके ऊपर यहाँ पर ग्रो करवाएंगे, और इसकी बहुत सारी कॉलोनी जो है वो हम यहाँ पर बना लेंगे। इसकी स्ट्रिकिंग या स्प्रेडिंग मेथड के थ्रू यहाँ पर कॉलोनी बना लेंगे, इसको बोलेंगे कॉलोनी, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन, कॉलोनी ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल,
ट्रांसफॉर्म सेल की यहाँ पर हमने क्या बना ली है, कॉलोनी बना ली है। ठीक है, इसका करा दिया हमने मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। अब ये जो कॉलोनी है, इनमें से हम पर्टिकुलर कॉलोनी को पर्टिकुलर हर एक फ्लास्क के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है, फ्लास्क ले लेंगे और उस फ्लास्क के अंदर हमारा ग्रोथ मीडिया होगा, सबके अंदर ग्रोथ मीडिया ही है। ठीक है, यहाँ हम उसको डाल देंगे लिक्विड माध्यम के अंदर, जो भी लिक्विड माध्यम होगा उसके अंदर हमारी कॉलोनीज को डाल देंगे, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देगी और साथ ही साथ उस जीन का एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। जिस जीन को हमने डाला है वो यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन शो करने के बाद में हम उस मीडिया में से जो भी हमारी प्रोटीन है उसको क्या कर लेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे, प्यूरीफाई। ठीक है, प्यूरीफाई कर लेंगे और प्यूरीफाई करने के बाद में उसको एज ए कैप्सूल, टेबलेट, किसी भी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा खास कहानी नहीं है। एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर हमने सीखा, यहाँ पर किस तरह का प्रोसीजर है। ठीक है, अब आप लोग जो है, आपके जो भी दोस्त वगैरह है, कृपया उनको भी जो है सजेस्ट करें कि हमारे इस जो कोर्स चल रहे हैं उनको खरीदें, बाय करें और यहाँ पर Exam-A-to-Z को डाउनलोड करें। जो फ्री कोर्सेज है उनका भी वो आप आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे इसके अंदर बैचेज बने हुए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बैच के अंदर जो है आपसे जुड़ना चाहता है, एमएससी प्री फाइनल के जो बैचेज है उनके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एमएससी प्री लिख के या एमएससी फाइनल लिख के आप उसके अंदर भेज सकते हैं और आपके प्रोफाइल के ऊपर आप ऐड कर दीजिए, हम आपको अपने आप उसके अंदर जोड़ देंगे या आपको उसके कोड बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।